देखिए कल हमने पढ़ा था प्रेजेंटेशन जो थी, मैं उसमें आपको सेल के बारे में बताती, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ जैसे पीपीटी वगैरह में आपने देखा होगा, तो वो थोड़ा सा फर्क है। अभी एड वगैरह बहुत रहते हैं, वो सब है। तो फिलहाल मैं आपको आज व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ा रही हूँ कुछ बेसिक चीजें, क्वेश्चंस जैसे आते हैं। तो कल हमने पढ़ा था सेल की ब्रांचेस के बारे में, है ना, वो सॉरी मतलब बायो की ब्रांचेस के बारे में, और कुछ कल्चर के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, कि जैसे फिजिकल्चर में क्या है, सेरिकल्चर में क्या है, सिल्वी कल्चर में, वो सारे कल्चर बनाए थे। उसमें एक विटिकल्चर भी आप लिख सकते हो, बहुत बार आता है। तो विटिकल्चर, विटिकल्चर भी है। और ये जो विटिकल्चर है, ये अंगूर की खेती से जुड़ा हुआ है, अंगूर, ठीक है। तो ये अंगूर की खेती से जुड़ा हुआ है विटिकल्चर। और अंगूर आप जानते हैं शराब या जो भी वाइन वगैरह, बहुत सारे ऐसे जो अल्कोहल या नॉन अल्कोहलिक जो भी चीजें हैं उनके लिए है, तो अंगूर ये काफी बड़ा मतलब एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम है ना। तो ये जो अंगूर की खेती की जाती है वो विटिकल्चर के अंतर्गत की जाती है। अलग अलग टाइप के अंगूर हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, फ्रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया। तो ये विटिकल्चर है ना। तो ये जो कल्चर मैम है, ये हिंदी में भी ऐसे ही आएंगे उसमें? जी हिंदी में भी ऐसे ही आएंगे उसमें, पेपर में? हाँ हाँ, कहीं भी विटिकल्चर अगर आ गया ना, विटिकल्चर चाहे वो इंडिया में नहीं होता, वहां विटिकल्चर अगर है तो उसमें अंगूर, देखो एक चीज ध्यान रखिए कि नहीं स्पेशली, मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, मैं जैसे लिखा हुआ ना पिसिकल्चर एपीकल्चर, तो जो पेपर में आएगा ऐसे लिखा हुआ आएगा, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, ऐसे लिखा? ये होगा विटिकल्चर, लिखा ही ऐसे होगा। हाँ, यही जानना चाह रहे हैं मैम। हाँ, तो विटिकल्चर ऐसे लिखा आएगा, बस मैंने पहले भी बोला था देवनागरी लिपि में। अब साइटोलॉजी अगर वो लिखने लगे, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो ये तो सिंपल सी कोशिका विज्ञान लिखा हुआ। अब कोशिका विज्ञान जो है, हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं साइटोलॉजी। अब कोशिका विज्ञान इंग्लिश में तो ठीक है, साइटोलॉजी को पता करना है सेल, है ना, पर कोशिका विज्ञान में कुछ रह ही नहीं जाता, फिर कोशिका का अध्ययन है, तो वो इसलिए। जैसे फाइकोलॉजी, जैसे शैवाल विज्ञान है ना, तो शैवाल विज्ञान में शैवाल का अध्ययन, लेकिन जब हम साइकोलॉजी बोलते हैं तो बिल्कुल, तो कई बार मैंने आपको कल बताया था देवनागरी लिपि में लिख देते हैं दैट से। तो इसीलिए आपको दोनों में पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश टर्म्स को लेकर, लेकिन इनमें कोई टर्म्स नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखेगा, ये ऐसे ही आ सकते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आता है, ये ध्यान रखिएगा, बस लिखा हुआ होगा देवनागरी लिपि। तो आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सेल और कोशिका, ये क्या है। देखिए पहली चीज तो ये है कि आपके और पोस्ट आ गई हैं, तो ऑब्वियसली जिनका पीसीएस अपर पीसीएस है, तो उसमें बायो जो आती ही बेसिक बायो है। पर अब पोस्ट बढ़ गई है, एसडीएम की पोस्ट भी उसमें ऐड हो गई है, तो आपके पास मौका भी है, क्योंकि 28 तारीख तक तो ये लेके चलिए कि वही है, फॉर्म भरने की डेट है, तो उसके बाद ही आएगा आप फ्री का है। तो इसीलिए आपके पास 1 मंथ से ऊपर है, आराम से आपका बायो भी, ये जो साइंस है ये भी हो जाएगा बायो वाला, ठीक है। और डिटेल आपको पढ़नी होगी, कोई टर्म्स वगैरह, तो आप डिटेल में जा सकते हैं, बट मैं कोशिश करूंगी मैक्सिमम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है। चलिए, तो कोशिका की अगर हम बात करते हैं, तो कोशिका सीधी सी बात है कि ये एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सिंपल सी अगर एक लैंग्वेज आएगी कि कोशिका क्या होती है, तो कोशिका, हाँ जी, मैम ये पूछना था मुझे कि जो कल आपने पढ़ाया था, तो क्या उसको डिक्टेट आप करेंगे या फिर हम ब्लैक बोर्ड से खुद ही डिक्टेट करें उसे? आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, तो रिकॉर्डेड लेक्चर से आप कर सकते हो। जी, जो मैम जैसे कल आपने जो पढ़ाया, तो क्या वो हमें ब्लैक बोर्ड से खुद ही उतारने हैं क्या? आप मुझे बताइए क्या सही रहेगा, सभी स्टूडेंट बता दीजिए अभी, उसी क्योंकि अभी शुरू हो रही है, अभी जितनी भी चीजें आप मुझे पहले बता दीजिए, क्या मैं उनको डिक्टेट करके बढ़ाऊं, क्योंकि अब स्लाइड्स होंगी, वो होंगी, उसके थ्रू तो आप लोग को जो मटेरियल मिलता है, जैसे रिकॉर्डेड होंगे, तो उनको आप बैक करके वो करके खुद भी बना सकते हैं। तो आपके लिए क्या सुविधाजनक रहेगा, आप मुझे बताइए, मैं समझा दूंगी। और ये स्टडी मटेरियल रिकॉर्डेड क्लासेस में होगा, रिकॉर्डेड क्लासेस में आप बार बार बैक जाके अपना नोट डाउन कर सकते हो। और अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि मैं समझाऊंगी साथ साथ में लिखाऊंगी, तो लैंग्वेज लिखानी पड़ेगी। तो आप बताइए क्या सही रहेगा सभी स्टूडेंट। मैम पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ शेयर हो जाएगी, पीडीएफ शेयर हो सकती है, हाँ। मैम जो आप जैसे अभी क्लास में करा रहे हैं वो हम लिख लेते हैं, जो भी हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है, या जो आप कभी ओरली बोल रहे हैं तो वो हम लिख लेते हैं, और बाकी हमें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, मैटर तो हो जाएगा।
ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा। और पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है, जो भी प्रिंटेड जितना भी है पीपीटी। अभी प्रेजेंटेशन पे काम चल रहा है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन तैयार है, बस उस पर थोड़ा वर्क चल रहा है, क्योंकि ऐड वगैरह रहते हैं और अदर ऐड रहते हैं, तो उसकी आपको जरूरत नहीं है। तो पीडीएफ की मिल जाएगी आपको। बाकी जो यहाँ पे मैं रैंडमली कई चीजें बढ़ा रही हूँ, शॉर्ट नोट बनाते रहिए। कोशिका बस इतना, संरचनात्मक लिख लिया, कार्यात्मक लिख लिया, बस हो गया कार्यात्मक इकाई। तो शॉर्ट नोट है, तो इनको बनाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है ना, आप लोग सभी लोगों के लिए ये है कि अभी आप लोग को जब बोर्ड में डिस्क्राइब करूंगी, या कुछ रैंडमली मतलब कुछ अलग से मैं कुछ शब्द बोल देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस बोल देती हूँ, तुरंत उनको नोट डाउन करो। वैसे भी जिस स्पीड में आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस या उसमें, तो आपका राइटिंग स्पीड, कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। मतलब जो बोलो उसको अपने लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए बस। कुछ बच्चों की तरह पूरा जाता है, खाता है वगैरह, वो पूरा आप वैसे भी आप समझ सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कोशिका। ये आप समझ सकते हैं क्या? संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर जो बनाता है, हमारा कोई भी स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो कोशिका के अरेंजमेंट से बना हुआ है। अगर अदरवाइज क्या होता कि कोशिका का अगर कोई भी संरचनात्मक इकाई ना होती, तो शरीर या तो गोला होता है ना, मांस का गोला होता या कुछ, लेकिन हड्डियां हैं, प्रॉपर हड्डियों को जोड़ने वाले मसल्स हैं, मसल्स के बाहर स्किन है, मसल्स को प्रोटेक्ट करने वाली स्किन है, यानी कंप्लीट शरीर दो तरीके से सिस्टमैटिक है। तो संरचनात्मक इकाई का मतलब होता है कि कोशिका जीव को एक संरचना प्रदान करती है। वही कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई का मतलब होता है, हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी कुछ, अगर क्वेश्चन है ठीक है, वरना आवाज आ रही है किसी का, म्यूट हुआ है। चलिए, कार्यात्मक इकाई की बात करें तो कार्य यानी कि कोशिका के अंदर हम जो जो भी काम कर रहे हैं, बोलने से लेके चलना, बोलना, सुनना, हमारा दिमाग जो सोच रहा है, एवरीथिंग हमारा किसी कोशिका के द्वारा है। अगर हम हाथ हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, कहाँ पे कितना बोलना है, किस तरह से बोलना है, कितनी जानकारी होनी है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे शरीर क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब कार्य में हम देखेंगे कि कार्यात्मक इकाई में कौन कौन से कोशिका के अंग हैं जो कार्य करते हैं। जैसे हाथ है, लिखने का काम हाथ करता है ना, बोलने का काम मुंह करता है, सूंघने का काम नाक कर रही है, आंख देखने का काम कर रही है, यानी अपना अपना हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं। इन अंगों के अंग ऊतक होते हैं, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, अंग तंत्र। और अंग तंत्र, ये जो अंग है ये अंग तंत्र बनाते हैं, है ना। तो ऊतकों का समूह है, तो अलग अलग जो भी कार्य है उनके लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह है, यानी कि अलग कोशिकाओं का समूह को ऊतक कहेंगे। और कोशिका उसकी बेसिक है, तो फंडामेंटल इकाई है, यानी कि सबसे बेसिक इकाई होती है ये। और कल मैं आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल जो बोल रही थी, वो आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। वापस आते हैं, तो कार्यात्मक इकाई का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर जितने भी उसके कोशिकांग हैं, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे, तो ये कोशिकांग क्या होते हैं, ये अपना अपना कार्य करते हैं। तो सिंपल, अगर कोशिका क्या है, तो कोशिका आप जानेंगे कि जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कोशिका, ठीक है। अब हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका दो प्रकार की होती है, जिसे हम बोलते हैं, यानी कोशिका से बने हुए जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय जीव। दूसरे अगर होते हैं तो वो होते हैं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव। तो ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीव की, तो पहले तो कोशिका देख लीजिए। देखो, कोशिका में भी हम पढ़ेंगे अभी एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका के बारे में, वो आपको स्लाइड्स के थ्रू में दिखा दूंगी, है ना, कि कैसे कैसे वो दिखती है। फिलहाल एक कोशिकीय जीव में हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक कोशिका की। एक कोशिका, हालांकि इस एक कोशिका को मैंने हेक्सागोन मतलब इस तरह से बना रखा, बेंजीन रिंग टाइप का ये बना रखा है, लेकिन एक कोशिका को इस तरह से देखिए कि इनका अरेंजमेंट जो होता है बड़ा सिस्टमैटिक होता है। यहाँ से है तो यहीं से होगा, क्योंकि अगर सिस्टमैटिक नहीं होगा तो क्या होगा, चीजें अव्यवस्थित होगी। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है किसी कोशिकाओं का आपस में, इनको ऊतक कहते हैं, है ना।
कोशिका ऐसे नहीं है कि यहाँ से यूं बनाया, यहाँ से यूं कर दिया, कहीं से भी ऐसे ऐसे, इस टाइप से नहीं है। अरेंजमेंट बहुत सिस्टमैटिक होता है, इसीलिए सारे के सारे जीव एक जैसे होते हैं। उनकी जाति, उनकी गुणों, उनके जीन के जो लक्षण है, जो जेनेटिक कोड है, उनके आधार पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गई कोशिका। बात हो रही है एक कोशिकीय जीव। ये एक कोशिका है बस, इसी एक कोशिका से सब होना है, चलना फिरना, इसकी हड्डी उड्डी जो भी है कि नहीं है वो बात है। तो एक कोशिका में हड्डी कहाँ से होगी, मसल्स कहाँ से होगी, बस ये एक कोशिका है। एक तो एक कोशिकीय जीव में आती है बात कि क्या होते हैं। एक कोशिकीय जीव को ओनली एक ही कोशिका से बने होते हैं, और इनमें आ जाते हैं जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ठीक है, युगलीना, तो अमीबा और पैरामीशियम और युगलीना ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। स्पेशली हम इन्हीं के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, अमीबा, पैरामीशियम और युगलीना, ठीक है। अब अगर आप डिटेल पढ़ते हैं तो तब तो अमीबा की पूरे 4-5-6 पेज या 2-3 लेक्चर सिर्फ अमीबा में जाएंगे कि अमीबा क्या, चलना कैसे होता है, अमीबा खाना कैसे होता है, कैसे वो रिप्रोडक्शन करता है ना। तो ये सारी चीजें, क्योंकि जीव है तो इसमें सभी क्रियाएं होती हैं। तो अमीबा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना जानना जरूरी है, कोशिकीय जीव क्या है, उनके लक्षण क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे कहते हैं वो क्या है। तो अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। दूसरा, ये अगर गति करता है तो इसको भी पढ़ेंगे, ये स्यूडोपोडिया के द्वारा करता है, स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया ये होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू ये गति करता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें पैरामीशियम की, एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे, कभी भी आप कंफ्यूज होते हैं कुछ शब्दों में तो हमेशा अंग्रेजी वाले जो ट्रांसलेशन है पेपर में, दोनों बाइलिंगुअल आता है, दोनों भाषाओं में आता है, तो हमेशा साइंस के केस में एक बार इंग्लिश वाला जरूर पढ़ लेना। और एज एन ऑफिसर आपकी बहुत जरूरत होती है कि आपको सामान्य इंग्लिश आनी ही चाहिए, बात समझ रहे हैं। हिंदी ठीक है, माध्यम आपका हिंदी है, पर इस तरह से नहीं होना चाहिए कि अंग्रेजी आपको आती ही नहीं है। एक ऑफिसर से ये उम्मीद नहीं की जाती कि उसे किसी भाषा का ज्ञान बिल्कुल ना हो। तो हिंदी आपकी स्ट्रांग है, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम आपका हिंदी है, जिसमें आप सोचते हैं, आए दिन चारों ओर देखते हैं, ऑब्वियसली आप उसी भाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाओगे। लेकिन नॉलेज आपको इंग्लिश या अंग्रेजी की भी होनी चाहिए, क्योंकि साइंस में और दवाइयों का हिंदी नाम नहीं होता, आपने देखा होगा। तो केमिकल जो है वो केमिकल नेम है, और केमिकल नेम जो है वो अंग्रेजी में है मैक्सिमम, तो इसीलिए आपको अंग्रेजी का ध्यान रखना है। साइंस में बाइलिंगुअल यानी दोनों भाषाओं में मैं बताऊंगी, तो इसीलिए इसको कमजोरी मत बनाना कि अंग्रेजी में आपको नहीं आता। आपको दोनों लैंग्वेज में दोनों चीजें लिखनी है। तुरंत अपनी कॉपी में ये कोशिश रखेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखो। मेरा खुद माध्यम हिंदी रहा, लेकिन चीजें आप समझ रहे होंगे कि ये जरूरी होती है समझनी कि आपको उसका इंग्लिश, क्योंकि ये कमजोरी हो जाती है फिर एक टाइम के बाद, तो ध्यान रखिएगा। और एक बात और, कई बार हिंदी में आंसर नहीं आता, इंग्लिश में देखते ही आंसर आ जाता है, क्योंकि सामान्य बोलचाल में भी आप शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करते हो। सामान्य बोलचाल में आप क्लास बोलते हो, आप ये नहीं बोलते कि कक्षा में मेरा आगमन हो चुका है, इतनी हिंदी आप बोलोगे नहीं। मैं क्लास में आके आपको खुद रेगुलर जो आप बोलते हो उसमें कई बार आप हिंदी, उर्दू, इंग्लिश इन शब्दों का वो करते हैं, तो इसीलिए इसको कमजोरी मत बनाना। और साइंस में टर्म्स को दोनों में भाषाओं में लिखना। कई बार मैं हिंदी में भूल जाती हूँ, तो आप लोग सक्षम है उसका हिंदी ढूंढने में, तो आप अपने तरीके से भी काम करेंगे, थोड़ा बहुत खुद भी, मैंने पहले भी बोला है, सेल्फ स्टडी भी करते रहेंगे। चलिए अब देखो अमीबा। तो अमीबा जो गति करता है वो स्यूडोपोडिया के माध्यम से करता है। पैरामीशियम में सीलिया के माध्यम से होता है ना, सीलिया, अभी दिखाती हूँ क्या है ये, बताती हूँ, सीलिया के माध्यम से। और इसमें फ्लैजिला, फ्लैजिला, ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि इनमें गति कैसे होती है, तो फ्लैजिला के माध्यम से होती है। अभी मैं बताऊंगी ये तीनों अंग कैसे दिखते हैं, क्या है ये। तो हम बात कर रहे हैं सिंगल, यानी कि एक कोशिकीय जीव की। ये एक कोशिका है, इस कोशिका में इसको भोजन भी चाहिए, ये भोजन भी खाता है अमीबा, चलता भी है एक जगह से दूसरी जगह, और ये डिवाइड भी होता है, एक अमीबा से 2 अमीबा भी बनते हैं। यानी ये भोजन भी खाता है, मतलब अपने आप को सरवाइव भी करता है, दूसरा भोजन ग्रहण भी करता है, अंतर ग्रहण भी करता है, और साथ ही साथ ये रिप्रोडक्शन यानी कि मतलब रिप्रोडक्शन दूसरा जीव भी बनाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो अमीबा किस तरह से करता है वो भी थोड़ा ध्यान रखें।
वाली बात है। फिलहाल अगर हम बात गति की करते हैं, गति यानी मूवमेंट, यानी कि ये बताता है मूवमेंट, यानी कि गति बताता है कि ये जीव, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पेन गति नहीं करता, ये निर्जीव है, लेकिन अमीबा जीवित है। क्यों? क्योंकि इसका एक लक्षण है गति, भोजन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इसके लक्षण होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अपने जैसा दूसरा जीव लाना, ये किसी भी जीव की एक महत्वपूर्ण एक उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो उनमें पहला तो हो गया गति, तो उस गति में मैंने आपको तीनों का लिखा दिया कि अमीबा में सीडोपोडिया, पैरामीशियम में सीलिया और यूग्लिना में फ्लैजिला के माध्यम से गति होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्या है ये, तो इनको भी देख लीजिए। ठीक है, बात अमीबा की करते हैं, तो अमीबा जो होता है एक कोशिकीय होता है। क्योंकि एक कोशिका, इसका कोई निश्चित शरीर आकार नहीं है, कोई हड्डी मसल्स ऐसे नहीं है, तो ये अपना आकार बदलता रहता है। याद रखिएगा, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और स्यूडोपोडिया होते हैं किसी के शरीर के वो अंग, जैसे ऐसा हिस्सा निकल जाता है, जब इसको कहीं जाने के लिए बनाना होता है तो इस तरह का अंग निकल जाता है। सपोज ये फूड की तरफ जा रहा है ना, तो ये जब इसकी तरफ जाता है तो धीरे धीरे, अब जब ये इसके पास पहुंचेगा, ये जो इसका खाना है, जब ये इसके पास पहुंचेगा, है ना, तो इसके अपने आप ही इसमें चारों ओर वो अंतर्ग्रहण करेगा भोजन को। ठीक है, स्यूडोपोडिया से ये चिपक के, स्यूडोपोडिया आगे फिर दूसरा चिपकता है, फिर मतलब ऐसे ऐसे चिपक चिपक के आगे बढ़ता है। ये आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि अमीबा तो डेली दिखता नहीं है कि पानी के किनारे आपको चलता हुआ दिख जाए। ये तो बहुत अति सूक्ष्म जीव है, अति सूक्ष्म जीव है अमीबा, जो कि किसके माध्यम से होते हैं, देखे जा सकते हैं माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखे जा सकते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मेनली अमीबा जो पाया जाता है वो ऐसे जहां पानी रुका हुआ पानी जो होता है, आप देखेंगे कभी पहाड़ी इलाकों, कहीं पे भी, यहाँ तो खैर अलग कंडीशन है, पर पहाड़ी इलाके, कोई ऐसे इलाके जहाँ पानी जमा हो रखा है, तो वो पानी ना लिसा हो जाता है काफी। पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है, वैसे तो शुद्ध पानी होता है, पर जो वैसा पानी होगा वो रुका हुआ पानी थोड़ा सा लिसा सा हो जाता है। अगर आप देखोगे तो कुछ फील होगा, वो दिखाई तो देगा नहीं। एक्चुअली यही एक कोशिकीय जीव होते हैं, स्पेशली अमीबा। और एंटामीबा कोलाई करके एक आता है, एंटामीबा कोलाई, ये जो होता है अच्छा, इसकी भी स्पीसीज है, मैं वो डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ, सिंपल पढ़ा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। जो जो नाम बता रही हूँ, जैसे अलग अलग जीव हैं, उनके अलग अलग स्पीसीज हैं, ऐसे ही हमारा ये जो अमीबा है, इसका एक एंटामीबा कोलाई है, जो कि उसके लिए वो होता है, जिसकी वजह से पेट वाले रोग होते हैं, यानी पेचिस, डाइसेंट्री वगैरह, पेचिस वगैरह, वो जो अशुद्ध पानी, जो खराब पानी का सेवन करते हैं ना, उसमें ये डिजीज यानी ये बीमारी इसकी वजह से होती है, पेट की बीमारी, एंटामीबा कोलाई की वजह से। ये क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वाले इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आपको बेसिक याद रहेगा, एंटामीबा कोलाई। ठीक है, फिलहाल एंटामीबा अमीबा की ही स्पीसीज है। फिलहाल हम अमीबा में आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अमीबा जो है ये, इसके पैर बन जाते हैं और ये आगे ऐसे चिपक चिपक के आगे बढ़ता है, और फिर इसमें जब ये इससे टच करता है, जैसे ही टच करता है तो इसमें एक लेयर बन जाती है, और ये लेयर फिर आगे जाके ये खाना अंदर पहुंच जाता है, और इसके बाद इसमें अंतर्ग्रहण के बाद फिर उसमें उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसका स्वांगीकरण होता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होता है, अवशोषण होने के बाद फिर उसका उत्सर्जन, जो कि जरूरी पदार्थ है वो ले लिए, उसके बाद उत्सर्जन हो जाता है। इस प्रकार से भोजन का पूरा प्रोसेस हो जाती है, जो नॉर्मली सभी लोग करते हैं, है ना, बस तरीका अलग अलग है। तो अमीबा में इस तरह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें इंजेक्शन होता है, ध्यान रखना, अंतःग्रहण करता है भोजन अमीबा, तो ये ध्यान रखिए। गति स्यूडोपोडिया के माध्यम से, स्यूडोपोडिया उसके पैर होते हैं अमीबा के। दूसरा अगर हम देखें तो पैरामीशियम है। पैरामीशियम जो है वो शू लाइक स्ट्रक्चर है, शूज मतलब एक जूते के लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसमें सीलिया लगे हुए हैं। ठीक है, ये सीलिया होते हैं पैरामीशियम में। इसमें भी पूरे कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, सब होता है। ठीक है, हाँ, अमीबा में एक और चीज बता देती हूँ, अमीबा में अगर बढ़ना है तो क्या होता है, इसमें बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन मतलब इसमें बाइनरी फिजन बताती हूँ। बाइनरी फिजन ये एक से दो भाग में टूट जाता है, एक केंद्रक दो में डिवाइड हो जाता है और दो अमीबा बन जाती है।
ठीक है, अभी हम इसको पढ़ेंगे, मैं उसमें टर्म ध्यान आने के लिए है। जब वो पढ़ते हैं ना ये फर्टिलाइजेशन, तो उसमें टाइप पढ़ेंगे हम, उसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से ये जो डिवाइड होता है, रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे हिंदी में? ना ना, रिप्रोडक्शन को हिंदी में देखो, अभी क्या होता है ना कि ये टर्म्स, ओके ओके एक मिनट, इनको वेट वेट एडमिट कर देते हैं। हाँ, जनन तंत्र बोलते हैं, बट एक और टर्म आता है, अब चलो हाँ हो जाएगा। प्रजनन, हाँ? प्रजनन, प्रजनन तंत्र बोलते हैं, हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रजनन तंत्र बोलते हैं। जनन तंत्र, प्रजनन तंत्र शब्द का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि किताबी शब्द है, इनके साथ अपना वो नहीं करना है ना, ध्यान रखिएगा। इनके साथ ज्यादा अपने शब्द, इनको ट्रांसलेट नहीं करना होता, इनके अपने शब्द होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है प्रजनन तंत्र, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ है ना, वंश वाला पदार्थ नहीं बोलेंगे, आनुवंशिक पदार्थ बोलेंगे, ये ध्यान रखेंगे, नहीं वंशानुगत पदार्थ या वांशिक पदार्थ, ऐसा कुछ नहीं। खैर, बाइनरी फिजन के माध्यम से, मैं टर्म्स बता दूंगी हिंदी में, तो बाइनरी फिजन के माध्यम से ये क्या होता है, डिवाइड होता है। तो आपने देखा होगा दो तरह से फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन जो होता है वो दो तरह, कई तरह से होता है। परागकण के माध्यम से होगा पौधों में, है ना। अगर जीव जंतुओं की बात करें तो पौधों में आपने देखा होगा बर्डिंग के माध्यम से भी होता है, कि एक कली को दूसरी कली में शिफ्ट कर दिया। एक प्रॉपर जो तरीका होता है उसमें भी हम देखेंगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल के माध्यम से, तो वो भी हम पढ़ेंगे जो आगे। लेकिन फिलहाल ये बाइनरी फिजन रखिएगा, इसमें ध्यान, ठीक है। अगर हम बात करें पैरामीशियम की, पैरामीशियम में सीलिया होते हैं, बाकी तो इसमें अलग अलग है, इसका केंद्रक होता है वगैरह वगैरह, जो भी इसमें बर्जी ऑपरेटर्स होते होंगे, प्लास्टिड्स होते होंगे। और कोशिका के अंदर एक पदार्थ होता है जिसमें सभी तत्व होते हैं जो कोशिका के अंगों को मिलते हैं, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, तो उसको भी बताऊंगी। फिलहाल पैरामीशियम में अगर आप देखें तो ये क्या है, सीलिया, इनको सीलिया बोलते हैं, है ना, सीलिया। और ये सीलिया कैसे गति करते हैं, जब पानी में रहते हैं, तो ये सीलिया आपने देखा होगा वो यू खुलेंगे, फिर यू बैठेंगे, फिर यू करके ऐसे, है ना। तो ये इस तरह से मूव करते हैं सीलिया। तो ये जो सीलिया है ये गति देते हैं, इनके कोई पैर तो है नहीं कि पांव से चल के जा रहा है ऐसे पैरामीशियम इधर से उधर, ये सीलिया ही उनको गति देते हैं। तो ये इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर फोर्स डालेगा, तो बाकी तो वो चीजें आपको पता है। तो ये सीलिया इसके गति के, इसके पैर हो गए एक तरह से, किसके, पैरामीशियम के। ऐसे ही युगलिना भी बता देती हूँ। अगर आप युगलिना की बात करो तो युगलिना में ये होता है, ये तो प्लांट बन गया, युगलिना भी ऐसे होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है ये फ्लैजिला होता है, ये फ्लैजिला है, ये भी ऐसे ही मूव करता है, यू उठेगा, फिर जैसे नीचे जाएगा फ्लैजिला ऊपर आ जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा फ्लैजिला ऊपर आ जाएगा, तो फ्लैजिला इसे कहते हैं, ठीक है। और ये पैरामीशियम है, युगलिना है। युगलिना के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि युगलिना एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ध्यान रखिएगा। युगलिना ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हरा रंग क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसकी वजह से युगलिना भोजन बनाता है, ध्यान रखना, ये दोनों में आ जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। युगलिना एक हरा जीव है, क्योंकि हरा है, क्लोरोफिल है, तो ये प्रकाश संश्लेषण यानी अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो युगलिना के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तीन थे एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में अब सारे के सारे आते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम देख लेते हैं एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों में कि ये कोशिकाओं में होता क्या है ना, इसको भी देखेंगे। तो कोशिका नॉर्मली ये कोशिका थी जो, तो इस कोशिका में पहले डिफरेंस देख लेते हैं। एक कोशिका है, चलो पहले प्लांट कोशिका ही बना लेते हैं, ये सपोज प्लांट कोशिका है, ठीक है, ये पादप कोशिका है। अगर हम बात करें इसमें एक एनिमल सेल की, एक जंतु कोशिका है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो पादप कोशिका है
प्लांट सेल, यानी हिंदी में लिख लेते हैं जो पादप कोशिका है और एक है आपकी जंतु कोशिका। इसमें डिफरेंस भी बताऊंगी, ये तो आप जब देखेंगे तभी आएगा, फिलहाल मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको पीडीएफ मिले तो आप समझ सकें। तो एक चीज जो यहाँ पे प्रश्न बनते हैं वो क्या है, देखो एक होता है पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका, कोशिका का ही रूप है। इस कोशिका में कोशिकांग होते हैं। अगर आप बात करें न्यूक्लियस की तो एक न्यूक्लियस होता है ना, तो ये न्यूक्लियस होता है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है ये दोनों में होता है। न्यूक्लियस की वजह से ही, क्योंकि न्यूक्लियस में जेनेटिक आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ के अलावा उसमें आनुवंशिक पदार्थ में सभी कुछ आ जाता है, ठीक है। एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। न्यूक्लियस की वजह से ही एक जीव दूसरे जीव में जाता है, क्योंकि उसमें वो कोड होते हैं, वो जीन्स होते हैं उसमें, जिनके माध्यम से पैतृक लक्षण अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये न्यूक्लियस तो सेल में होता ही होता है और ये यूकैरियोटिक सेल्स में ही होता है। ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस जो होता है वो दिखता है। देखो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है पर वो दिखता नहीं है। कैसे? क्योंकि उसकी ना संरचना, बाहर का आवरण नहीं होता। अब आवरण नहीं होगा तो वो न्यूक्लियस में जो आनुवंशिक पदार्थ है वो साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलो एक मिनट, इसको अभी होल्ड करती हूँ, मैं अगली स्लाइड में जाती हूँ, उसमें बताती हूँ, फिर बैक जाऊंगी। देखो पहले तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक देख लो, ये भी थोड़ा जरूरी है समझना। प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक, देखो आज आपने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय समझा कि एक कोशिका सिंपल एक कोशिका से बना है, जबकि बहुकोशिका उसी कोशिकाओं के ग्रुप से बना, वो बहुत सारी कोशिकाओं से। हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, हम लोग बहुकोशिकीय हैं। और क्यों? क्योंकि हमारी आंखें, नाक, कान, मतलब हमारी स्किन अलग कोशिकाओं के समूह से बनी है, हमारे हाथ, नाक, कान अलग समूह से बने हैं, हड्डियां अलग से बनी है, मसल्स अलग से बने हैं, और शरीर के अंग अलग कोशिकाओं से बने हैं। इसीलिए तो पता चल रहा है कुछ लीवर है, कुछ आमाशय है। अगर एक ही कोशिका होती तो कहाँ लीवर, कहाँ आमाशय, कहाँ हड्डी, कहाँ मांस, कुछ पता ना होता। तो ये सारी कोशिकाओं का समूह ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो मल्टी सेलुलर में आ गया। एक कोशिका सिर्फ एक कोशिका है, कुछ नहीं है, वो एक कोशिका है बस, और वो भी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखी जाती है। फिलहाल ये तो था कार्य, उसके आधार पे एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव हो गए। अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि क्या है। देखो पहला डिफरेंस तो यही है कि ये सबसे प्रिमिटिव कोशिकाएं हैं, सबसे पुरानी कोशिकाएं हैं, सबसे प्राथमिक कोशिकाएं हैं, तो इनको हम कहेंगे सबसे प्राथमिक कोशिकाएं हैं, ठीक है, प्रिमिटिव है कोशिकाएं, ठीक है। और ये जो है ये विकसित है, ये बस ध्यान रखिएगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो बाकी इसी से जुड़ी हुई है कि पहले प्राइमरी है और फिर विकसित है। तो अगर प्राइमेटिव है तो ये अविकसित है, अविकसित कोशिकाएं हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या क्या है, तो इसमें ना असत्य केंद्रक, असत्य केंद्रक और इसमें सत्य केंद्रक, सत्य फल असत्य फल ये भी आता है। खैर फिलहाल इसको हम बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियस और इसको हम बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। असत्य केंद्रक का मतलब होता है कि ये जो कोशिका है इसमें केंद्रक होगा, जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ होंगे, तो कोशिका के अंदर एक द्रव होता है ना। ये द्रव वो द्रव है जिसमें सभी तत्व होते हैं जो कोशिका के अंग लेते हैं। देखो हमारा शरीर एक, सपोज ये एक कोशिका है, अंदर जो हम खाना खा रहे हैं हम तो प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स और बहुत सारी ऐसे फाइबर्स और पानी बहुत कुछ ले रहे हैं।
तो हमारी बॉडी अब अपने तरीके से काम कर रही है। सपोज अगर हमारा शरीर में हम कहीं जिम कर रहे हैं, या हम स्विमिंग कर रहे हैं, या हम पहाड़ों में चढ़ रहे हैं, या किसी कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, रैकेट खेल रहे हैं, आपने देखा होगा कोई कुछ कुछ अंग ऐसे होते हैं जहाँ दर्द होने लगता है, मीन्स कोशिकाएं टूटने लगती, वहां टूटती है ना। वो भी और रीजन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल समझने के लिए बता रही हूँ कि हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है। तो अब क्या होता है कि शरीर में हमने भोजन तो ले लिया, अब हम बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको बोलते बोलते पढ़ा रही हूँ, तो मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये ऊर्जा ऐसे नहीं है कि मुझे खुद बटन दबा के या कहीं से ऊर्जा निकालनी है, खुद आ रही है। वो कोशिकाएं अपने आप काम कर रही हैं। इस समय हमारा शरीर में हमने जो भी खाया है, उस खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में स्टोर भी होता है। हो सकता है हम भूखे पेट भी 1-2 दिन पढ़ा लें, पर तीसरे दिन नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो स्टोर फूड से तो चल गया, लेकिन एक समय बाद फिर वो स्टोर फूड कब तक स्टोर रहेगा, है ना। तो इसीलिए रोज आप एक कार्बोहाइड्रेट खाते हो, यानी आप जो जैसे कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जैसे ग्लूकोज हो गया, ये सब है, ये आप खाते हो, है ना। इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा ग्लूकोज से मिलती है, स्टार्च से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट खाया, सब कुछ खाया, फिर उसके बाद हमारे पेट में चला गया, अब पेट उसको डाइजेस्ट करता है। मैंने क्या कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे मुंह से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। प्रोटीन, अब हमने दाल और चावल खाया, दाल मुंह पे नहीं पचेगी, दाल तो पेट में जाने के बाद जब उसमें और कई सारे बायो जूस बहुत कुछ होता है, वो भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, तो जब वो आएगा वहां प्रोटीन पचता है। प्रोटीन एमिनो एसिड्स में टूटता है। एमिनो एसिड्स फिर अलग अलग इंफॉर्मेशन को लेते हैं, जैसे एमिनो एसिड्स, देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमारा शरीर की जो कोशिका है, वो कोशिका प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड इन दोनों से मिलकर बना हुआ है हमारे शरीर की कोशिका। कोशिका का आवरण, यानी ये वो ईंटें हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग ईंट होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनेगा। अगर वो ईंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो उसका जो भवन बना हुआ है, भवन भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ऐसे ही हमारा शरीर की जो कोशिका है, अगर उसको अच्छा पोषण मिला है, अच्छा प्रोटीन मिला है, तो वो पोषण, इसीलिए जिम के बाद हाई प्रोटीन लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो प्रोटीन जो टूट गई है सेल्स, जो मतलब होता है ना, आप हाथ खींच रहे हो, डंबल उठा रहे हो, तो सेल्स टूटती हैं, वो दर्द होता है। अब दोबारा अमीनो एसिड कहता है कि इस बार वहां सेल्स बनानी है, तो कौन सी जगह कौन सा वाला प्रोटीन चाहिए। 20 तरह के अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे शरीर में काम करते हैं। ये सारी चीजें क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये मैं बताऊंगी टाइप बाय टाइप। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि हमारा शरीर ने जो बना दिया कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, हमने पेट में नहीं बना के रखा है कि थोड़ा सा 2 कार्बोहाइड्रेट खा लिया, 2 प्रोटीन, हमने तो सब खा दिया। कई बार तो 1 किलो टमाटर खा के पेट भर जाता है, पर उसमें आपको ना तो अब क्या पता क्या है उसमें, सिर्फ विटामिन ही होगा, लाइकोपीन होगा और कुछ है ही नहीं उसमें, है ना। एनर्जी भी होगी, सब कुछ होता है, लेकिन एक संतुलित आहार नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि जहां जरूरत है वहां तो कोई चीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीज है ही नहीं, है ना। तो इस चीज का, जैसे रोज हम दाल या प्रोटीन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनमें एनर्जी कम है, प्रोटीन तो बन जाएगा लेकिन एनर्जी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। तो होता क्या है कि कोशिका में भी जो हम खा लेते हैं, और जब उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है कि प्रोटीन वाली चीज अपने खाने से हमने तो पेट में डाल दिया, अब प्रोटीन वाला ग्रुप आएगा और कहेगा इस खाने में प्रोटीन है कि नहीं है, वो अपना प्रोटीन लेके चला जाएगा, अपने पास रखेगा, और वो देखेगा शरीर में कहाँ किस चीज की जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट आया, उसने कहा मेरा कार्बोहाइड्रेट वाला एरिया मैं लेके चला गया, ऐसे मिनरल और ऐसे अन्य अपने अपने एरिया ले गए। अब जिसको जहां जो जरूरत है वो वहां पहुंचा देता है। विटामिन और मिनरल का रोल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि जब हम खाना खा लेते हैं हमको पोषण मिल जाता है, लेकिन चेहरे में, या म्यूट कर दो, है ना, चेहरे में या जो भी शरीर है उसमें क्या होता है, चमक नहीं होती। ऐसे में क्या होता है कि वो जो काम करते हैं वो खाने, कहते हैं ना कि खाना तो बहुत खा रहा है पर लग नहीं रहा इस पे। वो लग क्यों नहीं रहा, क्योंकि फ्रूट्स एंड विटामिन और फाइबर तो खा ही नहीं रहा, पेट की प्रॉपर से सफाई नहीं हो रही है, और ऊपर से जो वो खा रहा है प्रोटीन विटामिन, मतलब जो खाना, ये विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं ये उसको मतलब कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की भूमिका में होते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो अच्छे से लगे भी। खा तो लिया, पेट तो भर गया, मैंने कहा ना 1 किलो टमाटर खा के बैठ जाओगे, कुछ और खाने का मन ही नहीं करेगा। एक पिज्जा पूरा खा लो, बैठ जाओ, है ना। लेकिन क्या वो लगने वाली चीज है, क्या उसमें अन्य बैलेंस डाइट है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे किसमें क्या पाया जाता है। तो ये सारी चीजों के बाद जब वो पदार्थ बनता है अंदर, जो कोशिकाओं तक पहुंचता है, वो कोशिका पदार्थ होता है कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य जिसको भौतिक इकाई माना जाता है जीवन की, वो जीव द्रव्य से फिर अलग अलग कोशिकाओं में वो उसका पार्ट पहुंचता है और कोशिका द्रव्य कहा जाता है।
यानी साइटोप्लाज्म। अगर प्लाज्म आएगा तो ये द्रव्य है, तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर का जो द्रव होता है वो है। इसमें सब वो चीजें होती हैं जो एक कोशिका को चाहिए होती है। अब कोशिका में वापस हम आते हैं और इस कोशिका में देखते हैं क्या क्या है। अगर कोशिका की बात करें तो इस कोशिका में न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस को मतलब ये पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है, यानी ये क्या है, केंद्रक, और ये क्या है, केंद्रिक, केंद्रिका, इसको केंद्रिका कहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म, ये इसके अंदर जो द्रव है वो है केंद्रक द्रव्य, ठीक है। अब इस केंद्रक से जुड़े होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका, ये पूरी जालिका फैली रहती है, ठीक है। इसको अभी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरह से बनी रहती है, ये ध्यान रखना। इस तरह से पूरे शरीर में ये अंतःप्रद्रवी जालिका रहती है, ठीक है, इस तरह से बनी रहती है। ये अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसको स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र बोला जाता है कोशिका का। तो ये मैं अभी एक का काम बताऊंगी। फिलहाल में कोशिका थोड़ा देखना है कि क्या है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अभी आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे गोल्जी बॉडी होना है, गोल्जी काय होता है, ठीक है, ये गोल्जी काय है, ये गोल्जी काय, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मैट्रिक्स है इसके अंदर, है ना, ये प्लास्टिड्स है, ये प्लास्टिड्स है, और बाकी इसमें कोशिका द्रव्य है। इसके अलावा लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स है, इसके ऊपर राइबोसोम्स भी लगे होते हैं। ये मैं अभी अलग अलग से बताऊंगी एक एक कोशिका के आम, है ना, राइबोसोम, लाइसोसोम्स वगैरह ये है, और बाकी इसके लाइसोसोम्स हो गया, वैक्यूल हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं कोशिका में, अपने अपने अंग होते हैं। इन सभी अंगों को क्या मिलता है, कोशिका द्रव्य से पोषण मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी डिटेल अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये तो आप देख रहे हो कि जब इनकी झिल्ली है तभी तो ये डिफरेंट हो रहा है। अगर झिल्ली नहीं होगी, हटा दो ये झिल्ली, ये भी हटा दो, ये सारी झिल्लियां हटा दो, अंदर का मटेरियल रहेगा, अंदर का सब कुछ है, लेकिन झिल्ली नहीं है जो बता ही नहीं पा रही कि डिफरेंट क्या है, मतलब अलग क्या करना है। तो यही चीज होती है कि ये जो है, ये वाली जो कोशिकाएं हैं, यहाँ पे अगर जेनेटिक मटेरियल है, सपोज डीएनए, आरएनए, ये जेनेटिक मटेरियल है, और ये साइटोप्लाज्म है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि कोई लेयर है ही नहीं, न्यूक्लियस पता ही नहीं चल रहा कहाँ है न्यूक्लियस, लेकिन लेयर नहीं है, झिल्ली नहीं है, इस वजह से न्यूक्लियस पता नहीं लगा पा रहे हैं। इसी वजह से केंद्रक है लेकिन असत्य मतलब दिखता नहीं है, फॉल्स न्यूक्लियस कहा जाता है। वही अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जैसे ही हम झिल्ली बना देंगे तो हो गया केंद्रक अलग, अलग से इससे अलग हो गया, ये झिल्ली नहीं थी, इस झिल्ली को हटा दो तो मिक्स हो गया। तो यही फर्क है दोनों में, समझ में आया ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर केंद्रक को लेकर? तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये जो केंद्रक वाला मैंने यहाँ पे आपको लिखाया वो यही था। एक मिनट ये ज्वाइन कर देता हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। चलो अब देखो इधर, आपने पूछा केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव्य, वही होता है। मैंने कहा ना डिमांड अलग अलग है, सप्लाई जैसे सप्लाई हो गई, लेकिन हर एक जगह की डिमांड अलग है, तो होता इसी में से है। पर जो न्यूक्लियस के अंदर है उसे केंद्रक द्रव्य कहेंगे, जो केंद्रक के अंदर है उसे केंद्रक द्रव्य कहेंगे, और जो कोशिका के अंदर है उसे कोशिका द्रव्य कहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और केंद्रक द्रव्य के अंदर भी वही चीजें होती है। अब सपोज हम डीएनए आरएनए की बात कर रहे हैं, अब प्रोटीन मैंने क्या बोला, अब ध्यान से सुनना, इसे ध्यान से सुनना, टफ नहीं होना चाहिए, आपने पूछ लिया है तो। आपने कहा हमने कहा प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है ये एमिनो एसिड की फॉर्म में रहता है हमारी बॉडी में, एमिनो एसिड। और ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये वैसे तो 22 बोलते हैं पर नॉर्मली 20 वर्किंग होते हैं, 20 भी आता है पर 20 वर्किंग होते हैं। तो ये जो 20 एमिनो एसिड है ये अलग अलग है, बात समझ रहे हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, वो अलग लिस्ट है, वो नहीं बताऊंगी मैं, जरूरी नहीं है याद करने की, बहुत सारे प्रोटीन से 20 के 20 है। अब ये ग्लोबुलिन हो गया, हिस्टोन हो गया, अलग अलग प्रोटीन है सपोज। अब हमें क्या चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए, ठीक है। तो ये जो है अगर हम बात करें आनुवंशिक पदार्थ की, तो तब इसके साथ डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन का टाइप अलग है,
प्रोटीन है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन है, तो ये जो तत्व है ये अलग हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो प्रोटीन अलग अलग जगह के लिए अलग अलग प्रोटीन है। एक प्रोटीन जरूरत है अगली जनरेशन आने के लिए, एक प्रोटीन हमारी मसल्स बनाने के लिए, एक प्रोटीन है जो चोट वोट लग जाती है उसको ठीक करने के लिए। तो यानी प्रोटीन की जरूरत क्या होती है? कोशिकाओं के निर्माण के लिए। सिंपल सी बात ये है, ये बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्ड मतलब बनाने का काम करते हैं प्रोटीन। बस ऊर्जा कौन देते हैं बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट। फैट का काम क्या होता है? एक तो वो फैट जो होता है वो स्टोर रखता है, एनर्जी को स्टोर रखता है ना। और दूसरा क्या होता है कि ये ऊर्जा जो रहती, जो स्टोर रहती है वो ऊतकों में स्टोर रहती है, ठीक है, और जब जरूरत होती है तब काम आती है। और दूसरा ये ग्रीस, जैसे हड्डियां हैं, हड्डियों के बीच में या कहीं पे भी आपने देखा होगा, बूढ़े लोग नहीं बोलते कि ग्रीस घिस गया या कुछ ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली एक फैट होता है हेल्दी फैट, अब उसको भी पढ़ेंगे हम, ट्रांस फैट और ये सब जो आप सुनते रहते हैं, सैचुरेटेड, इतनी बार क्वेश्चन आता है, मेंस में आता है नॉर्मली। सैचुरेटेड है, संतृप्त और असंतृप्त वसा क्या होती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये जो वसा होती है वो जरूरी भी होती है और खराब भी होती है ना। जरूरी इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें, इसके लिए हमारे लिए वसा की आवश्यकता होती है। अगर वसा की कमी होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे मशीन में अगर ग्रीस या इस तरह से तेल ना हो तो मशीन के वो पुर्जे भी खराब हो जाते हैं, तो वो जरूरी होता है। ऐसे शरीर में भी फैट का रोल होता है। बस ये फर्क है कि अच्छा फैट और खराब फैट कौन सा होता है। खराब फैट, जैसे समोसा खा रहे हैं, आप समोसा खा रहे हैं तो दुकान में जो वो तेल है, तेल में आपने देखा वो फैट है, तेल है, फैट है, पहली बार डाला, पता नहीं वो डालडा डालते हैं क्या डालते हैं, डालडा खाते हैं, डालडा अलग होता है, घी अलग होता है, तेल अलग होता है ना, उसको भी बताओ। तो वो डालडा उबाला, अब उबल के वो तेल बन गया, उसमें समोसे बने, ठीक है। अब एक बार बन गए, अब समोसे से जो निकला है आटा वाटा जो भी निकलता है कुछ एक्स्ट्रा, वो अब इधर उधर के कीड़े भी पड़ते होंगे कुछ ना कुछ, तो अभी रिच है वो तेल में, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब है, कीड़े मकोड़े प्रोटीन होते हैं, गिर गए, बहुत अच्छे। वो इतना जलता है, इतना जलता है कि वो जो मटेरियल था उसके अपने तत्व तो चले गए, लेकिन अब वो तत्व दूसरे तरीके से, अब वो जहर बनने लगता है और उसी में बजे मजे चटकारे लेके खा रहे होते हैं लोग। तो वो क्या है? वो कहीं ना कहीं ट्रांस फैट। फिर एक टाइम के बाद होता क्या है, शरीर को तो अपना नॉर्मल खाने की आदत है, आप उसको सिर्फ जीभ के कहने पे, सिर्फ जीभ तक ही है ना। तो एक चीज है, मैं कई बार, मैं ऐसा नहीं, हम सब लोग के मन करता है, कई बार बहुत होता है ऐसा। तो बीमारी में आपने देखा होगा सभी हैं, कितने भी बड़े हो जाएं, ये चीज तो सभी के साथ है कि खाए तो बीमारी में वो मूंग की दाल और मूंग की खिचड़ी और मूंग इतना देते हैं कि बहुत ज्यादा। तो मैं सोचती थी मैं क्या करूं, मतलब कई बार बहुत तबीयत होती थी खराब, घर वाले मम्मी पापा मूंग के अलावा कुछ दे ही ना, तो मैं कई बार, जैसे अब चाउमीन आ गई है ना, मैगी है, तो मैं बना के मैगी चबाई चबाई थूक दी, एक बूंद अंदर नहीं जाने दिया, बस थूक दी, तो वो उससे एक शांति शांति हो जाती है कि टेस्ट चेंज हो गया। बस ये है, हाँ दिमाग को हावी रखा। हालांकि कई होते तृप्ति तभी होती है जब गले से अंदर चला जाए पेट में, हाँ हो गया, जब तक मिर्च लगी। अब उसके बाद जो शुरू होता है, किसी को एसिडिटी हो रही, किसी को कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बायो में यही पढ़ेंगे हम कि कहाँ तक कितना। ये तो मैंने ट्रिक बताई है कि ऐसे, क्योंकि वो बहुत ही मन कर रहा है और मुंह का टेस्ट बिगड़ गया, तो ऐसे चबाओ चबाओ फिर थूक दो, एक बूंद अंदर मत, कुल्ला कर दो अच्छे से, तो मन की तसल्ली हो जाती है कि मैंने टेस्ट कर लिया, वह हो गया, पेट में भी नहीं गया, काम भी हो गया। तो ये मेरी ट्रिक थी, वो बात अलग है, ये इसका मतलब साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है। खैर, फिलहाल मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन होता है ये अलग होता है, फैट अलग होता है। फैट में भी दो तरह से होता है। और क्या होता है, हार्ट अटैक हो रहा है, मैक्सिमम इतने लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। और हार्ट अटैक में क्या हो रहा है कि जो हार्ट की वेन्स है उनके अंदर वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो जम जा रहा है, जब जम रहा है तो उसकी जो रक्त बहने की वो है वो रुक जा रही है। अब जमते जमते ये जो नसें हैं इनके बीच में, ये जमते जमते ब्लड के लिए जाने के लिए जगह ही नहीं है, जम गई, मोटी हो गई, फूल गई ना, ये टाइट फूल गई, तो ब्लड क्या होता है, कई बार जाता है जोर से, हृदय तो बहुत तेज ब्लड फेंकता है, ऐसे फेंक, जब वो सिकुड़ता है सारा ब्लड उसकी तरफ आता है, फिर यूं फूलता है, सारा ब्लड वापस जाता है, यहाँ से लेके नाखून तक, पैर के नाखून तक, सब जगह ब्लड पहुंचता है। तो लगातार हमारा हृदय जो है वो लगातार कार्य कर रहा है, वो रुकता है, पर कब रुकता है बताऊंगी। कई बार आता है ना क्वेश्चन कि हृदय कब आराम करता है, कभी नहीं आता इसका आंसर, लेकिन आराम करता है, बताऊंगी कब। तो फिलहाल रक्त उसने जोर से फेंका, यहाँ पे ब्लॉकेज है, इतना दर्द होता है कि इंसान उसको सह नहीं पाता और चला जाता है, तो वो हार्ट अटैक है।
फिर बाईपास सर्जरी में जैसे बाईपास होती है ना, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ऊपर से एक रोड बना देते हैं, ऐसे ही एक नस निकाल के बाईपास कर देते हैं, और फिर अब वो जो ब्लड यहाँ आ रहा था वो इस ब्लड यहाँ से आ रहा होता है, तो ये बाईपास सर्जरी होती है। खैर वापस, तो ये तो थी बेसिक चीजें कि जो फैट, विटामिन, ये सब है हेल्दी हैं, एज वेल एज ये नुकसानदायक भी हैं, लेकिन अति और खराब दूसरी मात्रा में। तो ये सारी चीजें ध्यान से पढ़िएगा। फिलहाल हिस्टोन प्रोटीन की बात आई, तो हिस्टोन प्रोटीन ये जहां केंद्रक होगा, जहां प्रॉपर रिप्रोडक्शन होगा, वहां हिस्टोन प्रोटीन होगा। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, जल्दी बताइए, पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? अगर हम असत्य केंद्रक बोल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कह रहे हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, जबकि यहाँ हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। दूसरा, इसके जो अंग हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। झिल्ली युक्त, वो पहला वाला मैंने जो बताया ना कि झिल्ली युक्त नहीं होते, सॉरी नहीं होते, इसमें झिल्ली युक्त अंग का अभाव होता है। झिल्ली युक्त जो झिल्लियां हैं, मेम्ब्रेन है, उसका अभाव पाया जाता है इसमें, जबकि झिल्ली युक्त होते हैं ये, इनमें मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये झिल्ली युक्त का मतलब होता है कि ये अलग अलग कर पाता है। तो झिल्ली मैंने बता दिया, ये तो झिल्ली युक्त नहीं होते, जबकि ये झिल्ली युक्त होते हैं। अब देखिए और चीज क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या हो गया, हट नहीं रहा, नीचे से तो हटेगा ही, है पूरा ही हट जाएगा फिर। चलो कर लिया होगा आपने, कर लिया ये, हाँ यस मैम। यहाँ से, इससे ना रबर से तो कुछ चीज हटेगी ना, थोड़ा मैं वो सोची कि स्क्रीन में ऐसा क्यों आ रहा, ये देखो हटा दो। चलो, तो अब आपने देखा इसमें ये चीजें हैं। अब मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, एक और डिफरेंस क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, कभी ऐसा टेक्निकल कुछ होगा ना, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा धैर्य रखेगा, ये टेक्निकल है। अब टेक्निकल अब होता है ना, हम लोगों सभी को सब जानकारी नहीं होती, टेक्निकल एक टीम अलग होती है, उनको टेक्निकल जानकारी होती है, हमें बस इतनी है, थोड़ा बहुत है, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, कैसे वो करनी है। हालांकि अभी तो अब आप समझ सकते हैं, आप सभी लोग इस चीज को देख रहे हैं कि 2 साल से ये आया है ना, नहीं तो इतने साल उस व्हाइट बोर्ड और उसमें पेन, वो जो मार्कर है उसी से पढ़ाने की आदत थी, पढ़े भी उसी से हम, है ना। अब ये बोर्ड्स आ गए हैं, तो अभी ये बोर्ड्स भी कई तरह के हैं, कुछ पीपीटी पढ़ रहे हैं, कुछ पीडीएफ पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग हैं। तो कभी ऐसा हो तो आप लोग कृपया धैर्य बनाएंगे, क्योंकि मेरे को भी फिर अच्छा नहीं लगता कि किसी को असहज हो गया, और मैं भी मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो चीजें आ नहीं रही होती है। तो अभी जैसे हुआ, खैर अभी जैसे ये देखो ये साफ नहीं हो रहा, तो अब पता नहीं पूछूंगी क्या है फिलहाल। तो हम नेक्स्ट रीजन की बात करें तो राइबोसोम, मैंने आपको बताया राइबोसोम्स क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइबोसोम्स, ये जो राइबोसोम्स है इनके बारे में ध्यान से जान लो। ये राइबोसोम्स, अभी मैंने अंतःप्रद्रवी जालिका बताई थी ना, ये अंतःप्रद्रवी जालिका होती बनी, अब बन गया। तो ये अंतःप्रद्रवी जो जालिका होती है कोशिका में ऐसे बनी रहती है, ये इस तरह से रहती है, अलग अरेंज रहती है, ये इसमें न्यूक्लियस लगा हुआ है ना, ये अलग अलग है, ये अंतःप्रद्रवी जालिका है। इस अंतःप्रद्रवी जालिका में कुछ कणिकीय होते हैं, कुछ अकणिकीय जालिका होती है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे फिलहाल। तो यहाँ पे राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स होते हैं, सिर्फ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण, और ये जो प्रोटीन संश्लेषण है, जो हम प्रोटीन खाते हैं उसका संश्लेषण होता है, तभी जाके वो प्रोटीन, जिस जगह जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन मिल जाती है। ठीक है,
अब ये क्या होता है, राइबोसोम्स जब प्रोटीन संश्लेषण कर देते हैं, फटाफट सामान पैक करते हैं, गोल्जी बॉडी के पास भेजते हैं, गोल्जी काय उसको रिफाइन मतलब उसको देखता है उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, फिर उसको पैक करता है और भेज देता है आगे। कैसे पैक करता है, कैसे भेजता है, उसको मैं आगे बताऊंगी, पर फिलहाल राइबोसोम्स पढ़ रहे हैं। तो राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगे होते हैं और साथ ही साथ अलग भी होते हैं, ठीक है। ये बिखरे रहते हैं मतलब एक कोशिका में राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स प्रोटीन के संश्लेषण, प्रोटीन वाला मटेरियल लेके चल रहे होते हैं, है ना, प्रोटीन होता है। अब ये राइबोसोम्स फिर पहुंचते हैं गोल्जी तक। ये कहाँ से निकलते हैं, ये यहाँ से ही, जैसे ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको ऐसा फूल जाता है ये भाग, धीरे धीरे फूलते फूलते ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, ये घूम रहे हैं, इसमें प्रोटीन आगे चला गया, है ना। और ये गोल्जी में, फिर गोल्जी ऑपरेटर्स अपने तरीके से उसको रिसाइकिल करता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको पैक करता है। पैक कैसे करता है कि गोल्जी में भी यही होता है, गोल्जी ऑपरेटर्स ऐसा दिखता है ना, ये होता है गोल्जी ऑपरेटर्स, इसमें भी इस तरह से ये होते हैं। अब ये भी ऐसे बनाता है, पैक करता है, और फाइनली बाहर की जो कोशिका की लेयर है वहां तक इसको पहुंचा दिया जाता है। अब जिसको जो चाहिए ले जाओ, इनका काम होता है। ये एक कोशिका के अंदर का है, ठीक है। अब इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियस भी है, इसमें जेनेटिक मटेरियल भी है, डीएनए आरएनए वगैरह ये सब है, क्रोमेटिन फाइबर जो कि वो बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं, ये भी पढ़ेंगे आगे न्यूक्लियस में। खैर, राइबोसोम्स प्रकाश प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, 70S 80S, ये ध्यान रखिएगा। तो 70S और 80S दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अब ये क्या होते हैं, इसमें दो सब यूनिट होती है। एक्चुअली ये 70s है और ये 80s है। 70s और 80s का मतलब वही है जो हम देखते हैं 70 के दशक में और 80 के दशक में। तो जो 70 के दशक तक जो जीव थे, वो जो जीव थे वो इस तरह के जीव, मतलब उस टाइम पे जब देखे गए कि कई जीवों में इस तरह की संरचना पाई गई, मतलब हम लोग की बात है, हम लोगों में यूकैरियोटिक है, लेकिन उसको डिफाइन किया गया राइबोसोम को। तो वैसे तो ये 70s और 80s किया गया था। तो ये 70s और 80s जरूरी नहीं कि 1970 1980 है, ये कभी का 70s 80s का है, तो इसीलिए इनको उन दशकों में डिवाइड किया। तो 70S और 80S है। एस क्या है, सब यूनिट है, सब यूनिट, उप इकाई होती है, तो सब यूनिट है एस, ठीक है। अभी इसको भी बताऊंगी, इसका भी दूसरा नाम है, इसको अभी यहाँ पे रहने देती हूँ। सिंपल ये ध्यान रखेंगे क्या है, तो प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये सब यूनिट होती है कितनी, एक होती है 40, ये एक तरह से ऐसे देखेंगे ना तो 40S होगा, और इसमें छोटा एक और होता है, तो 40 50 और 30 ये होता है। दूसरा, इसमें सब यूनिट में भी दो होते हैं, ये दो यूनिट है, इन्हीं से बन के बना है कौन, राइबोसोम। ये राइबोसोम जो है ना छोटे से, ये इस स्ट्रक्चर में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वो तो हम बहुत माइक्रोस्कोपिक वे में देखें तो ऐसे होते हैं। इसकी बात करें तो ये होते हैं 60 और 40। चलो अब देखो, अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये 70 ऐसे हैं या 80 ऐसे हैं, तो उनको अगर प्लस करो तो एक तो 100 आ रहा है, एक 80 आ रहा है, आ रहा है ना। क्या हो सकता है बताओ, क्यों हो रहा है ऐसा, कोई बताएगा, किसी सबने पढ़ी होगी तो वो साइन, कोई बताएगा क्यों है ऐसा। हम्म, अब देखो क्या होता है, होता क्या है कि ये जो जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप कभी दो आपके पास चीजें हैं, है ना, जब आप उनको फिक्स करते हो, जैसे कोई बॉटल का ढक्कन है या कोई डिब्बा है, सपोज नारियल तेल का डिब्बा है ना, उसमें एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो दूसरे में फिक्स हो जाता है, वो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वो दूसरे में फिक्स हो जाता है। अब यही चीज यहाँ पे भी होती है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होगा और इसका स्ट्रक्चर जो होगा ऐसा होगा, और जब ये मिलेंगे तो ये इसमें फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स हो गया, है ना। तो जब ये वाला अलग था तब तो ठीक है, तब ये 50 और 30 है, ये जो समझ रहे हो। जब ये मिक्स हो जाता है ना, तो होने के लिए वो 50 और 30 मिक्स हुआ है, लेकिन मिक्स होने के बाद वो 70 है। अब आया समझ में,
आया? आप समझिए ना इस चीज को कि ये अलग था। अगर इसमें कोई चीज फिक्स करनी है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे था, सपोज ये है 50, ये तो पूरा है। ये जो था इसका स्ट्रक्चर इस तरह से था। जब हम इतना पूरा देख रहे हैं तो ये 30 है, लेकिन जब ये इसके अंदर फिक्स हो गया तो अब हम इसको प्लस कर देंगे तो ये 70 आता है। वो जो 10 है ना, 10 वो उसमें अंदर मर्ज हो गया, उसके अंदर मर्ज हो गया, लग गया, फिक्स हो गया, है ना। तो ये फेविकोल से नहीं जुड़े हुए, ये फिक्स हो रखा है उसके अंदर। तो ये फिक्स होगा तो जो मैटर अंदर फिक्स, जो पार्ट अंदर फिक्स हो गया वो उसमें ऐड हो गया, मतलब चला गया, मर्ज हो गया। ये समझ में आया? पक्का आ गया ना? हाँ, तो बस यही है। तो ये थोड़ा सा डीप डीप क्या मतलब जानकारी होनी चाहिए। 70s 80s है तो उसकी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि 70s प्रकार के जो ये है उनमें सब यूनिट क्या होती है। 70s में जो यूनिट है ना, वो 70s में यूनिट क्यों, कौन से क्वेश्चन आ जाता है कि 70s में एक यूनिट इतनी है तो दूसरी कितनी होगी, 80s में ये एक यूनिट इतनी है दूसरी कितनी होगी, ये क्वेश्चन आता है। इसको मैं डिटेल में कराऊंगी, डिटेल इतनी है, ज्यादा नहीं है, यही पर कराऊंगी, लिखाऊंगी अलग से। फिलहाल राइबोसोम तो सिंपल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मैंने एक डिफरेंस के बारे में बता दिया, ये ठीक है। तो ये जो थे ये मेन चीजें आती हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस, यानी कि अंतर। और सिंपल सी प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक है। जबकि यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक में सब आ जाते हैं, चाहे वो अमीबा हो, चाहे फंगस हो, जितने भी एक कोशी के जीव हो, चाहे फंगस हो, चाहे शैवाल हो, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट्स हो, वो सभी यूकैरियोटिक जीव हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ये सारे कैरेक्टर वो वाले पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो मैंने आज आपको बताया यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका, है ना, राइबोसोम्स का जो काम है उसके बारे में बताया। तो ये अभी तक का इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और अगला जो आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक, इसको तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या है। तो फिलहाल आगे जो नेक्स्ट फीचर जो हम देखते हैं कोशिकाओं का वो क्या है, तो उसको भी बताती हूँ मैं आपको। तो देखो क्या है कोशिकाओं में, वो जीवित हैं या निर्जीव हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि वो जीवित है। तो देखो जीवित जो है, अभी हम प्लांट सेल की बात करें और या एनिमल सेल की बात करें तो हम प्लांट सेल को पहले पढ़ लेते हैं कि प्लांट सेल क्या है। वापस हम आते हैं इस वाली स्लाइड में जो पहले की थी, और अब हम पढ़ते हैं इन दोनों सेल्स के बारे में, है ना। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल का बहुत महत्वपूर्ण है ये स्ट्रक्चर है। ये इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा होगा, सबको पता चल रहा होगा कि एक में दो लेयर दिख रही है जबकि एक में एक ही लेयर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या है, देखिए ये डिफरेंस ये है कि कोशिका झिल्ली ये तो दोनों में होती है। अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली की तो ये दोनों में होती है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे, कोशिका झिल्ली। लेकिन जब बात आ रही है इसकी तो ये सेल वॉल है, इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण फीचर है, बाकी और भी बताऊंगी, बट ये बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है, यानी कि अंतर है इन दोनों कोशिकाओं में, कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि इसमें नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। दूसरा, अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो ये जो कोशिका भित्ति है ये सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है ना। और सेल्यूलोज का मतलब होता है, यानी कि ये क्या है, सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ये ध्यान रखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में भी जो पॉलीकार्बोहाइड्रेट है वो है ये सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। एक क्वेश्चन पीसीएस में आया था कि जो हम सूती वस्त्र पहनते हैं, कि सूती वस्त्र क्या है, या कॉटन यानी कि रूई। तो देखो सूती वस्त्र पूछा गया था, अब सूती वस्त्र किसके दिमाग में आएगा कि कार्बन, प्रोटीन, विटामिन, फैट है, सबके दिमाग में आएगा। तो ये जो है सूती वस्त्र वो क्या हो जाएगा, एक तरह से सूती वस्त्र हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा कि सूती वस्त्र जो है वो
कॉटन से बनता है यानी रुई से, है ना। कपास, कपास रुई होती है। कपास एक पादप उत्पाद है ना, ये पादप उत्पाद है। और पादप उत्पाद जो होता है वो पादप कोशिका से बना होगा, ठीक है। और पादप कोशिका होगी तो ऑब्वियसली सेल वॉल होगी, सेल वॉल होगी तो सेल्यूलोज होगा, और सेल्यूलोज होगा तो कार्बोहाइड्रेट है। तो सीधे सीधे हमने बताया कि ये कार्बोहाइड्रेट है। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो बहुत डिटेल, तो फिर सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर ही पढ़ने लग जाएंगे तो डिटेल है, अब तो पीएचडी थोड़ा ना करनी है। मेन चीज है बायोलॉजी, किसी का बैकग्राउंड है और किसी का नहीं है। जिसका है उसको भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि मेन क्वेश्चन पता होने चाहिए, और जिसका नहीं है उसको भी इतना पढ़ना नहीं है, जो है उसको पढ़ो बस। आ जाते हैं इसी से आसपास आ जाते हैं क्वेश्चन, अलग आते हैं तो छोड़ दो, जरूरी होना है 100% आना चाहिए, बट ये है कि काफी इसी के आसपास क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। खैर, ये पता होना चाहिए। बाकी आप अपनी सेल्फ स्टडी भी साथ में करते रहिए, और आपके अगर कोई खुद के कुछ जिज्ञासा है तो गूगल है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से, व्हाट्सएप नहीं, गूगल और यूट्यूब, जिनके माध्यम से आप अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। बाकी ये अनुभव है, बस इतना है कि मैं अपने अनुभव से, कि जिन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं क्वेश्चन टकराते रहते हैं एग्जाम में 10 साल में जो आए हैं साइंस से, उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं आता है। हाँ, बस मेंस में थोड़ा डीप आने लगे हैं क्वेश्चन, तब तो अच्छी स्टडी होती है पीसीएस में, ठीक है। बाकी में मेंस का चक्कर नहीं है, फ्री है, निकालो, हो गया। एनटी में भी बहुत ठीक ठाक ही आता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल में। बाकी तो अब मैथ्स कर दी उन्होंने, और रीजनिंग तो है ही। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक जो महत्वपूर्ण अंतर है, उसको लेकर एक ने आपने एक प्रश्न को डिस्कस किया। वो महत्वपूर्ण अंतर क्या था? कोशिका भित्ति, जिसको लेके मैंने उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में बताया, वो है। अब इसके अलावा क्या क्या है, तो बाकी सभी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी भी होगा, है ना, लाइसोसोम्स भी होंगे, है ना, राइबोसोम्स भी होंगे, सब होगा, ठीक है। अब एक और अंतर है, एक होता है वैक्यूल, ये इसमें भी वही है, सेम है। एक तो तारक काय, तारक काय सेंट्रियोल इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते। दूसरा रिक्तिका, एक ना रिक्तिका होती है, ये काम करती है किचन ऑफ द सेल। इसमें बहुत सारे रिक्तिका जो होती है, दोनों में होती है, बट इसमें हो सकती है या नहीं भी होती है। बोलने का मतलब है, जंतु कोशिका में रिक्तिका का बहुत बड़ा रोल नहीं होता। पादप कोशिका में रिक्तिका का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पादप में कई जगह पे खाना स्टोर रहता है। बात समझ गए? तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें कई बार आधे हिस्से पर रिक्तिका अरेंज रहती है, बाकी के हिस्से में अन्य अंग रहते हैं कोशिका के, ठीक है। जंतु कोशिका में रिक्तिका जो है वो ज्यादा हिस्से में नहीं रहती फैली हुई। बात समझ गए? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। हल्ला हो रहा है थोड़ा सा बाहर। देखो, आप लोगों से सभी से एक फिर से रिक्वेस्ट है, कभी ऐसी चीजें होती है ना कि जो बाहरी तत्व जिनकी वजह से हम कभी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो ये भी सामान्य रूप से हमारे दिमाग के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जो चीज हमारे हाथ में हम उसी को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और सिर्फ हम अकेले इस दुनिया में ऐसा तो है नहीं, पूरी दुनिया है, किसी का कुछ बन रहा है, किसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एकांत में पहले होती थी गुरुकुल, तभी तो पढ़ाई जो थी ना, सिस्टम, वो एक उपनयन संस्कार होता था, है ना। उसमें क्या होता था कि विद्या अध्ययन के लिए 6 साल की जब उम्र होती थी, तो विद्या अध्ययन के लिए जंगल मतलब गुरुकुल में छोड़ दिया जाता था। फिर वो 25 साल की आयु में आता था, पूरा वेल ट्रेंड होके, धनुर्विद्या से लेके शास्त्र विद्या से लेके एवरीथिंग, सारी नॉलेज के बाद, और फिर वो आगे अपने जीवन के 25 वर्ष के लिए तैयार हो जाता था गृहस्थ आश्रम के लिए, है ना। लेकिन अब तो ना जंगल है, ना गुरुकुल पद्धति है, ना ही गुरु है वैसे, ना ही शिष्य है वैसे, है ना। उस समय टेलीपैथी और बहुत सारी चीजें थी, वहां पर कंप्लीट एक एजुकेशन थी। तो अब तो पूरी फैमिली के बीच में और कई सारे माध्यम से, तो इसीलिए
कभी ऐसी चीजें हो तो मैं थोड़ा सा ये भी अपेक्षित है कि आप अगर जैसे मुझे भी थोड़ा इरिटेशन हो रही है तो कुछ नहीं कर सकते। चले वापस आते हैं। तो ये पादप कोशिका है, ठीक है, और ये जंतु कोशिका है। ध्यान रखिएगा ये चीजें, मेरे को डिस्टर्ब होता था लेकिन क्या है ये कर रहा है, देखो इंटरव्यू में पूछा गया मुझसे, है ना। तो जब हम इंटरव्यू में गए तो हुआ क्या, इनको थोड़ी देर के लिए मना करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए सुरेंद्र से बोल दो कि थोड़ी देर रुक जाए, 15 मिनट के लिए आप जरा सुरेंद्र से बात करें, चले जाओ यहीं पे। तो ना ऐसे नहीं, थोड़ा बोले 15 मिनट रुक जाए। हाँ कहाँ से, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था ना, कि जो कोशिकाएं क्या पढ़ा रही थी, हम्म? किसके बारे में, किसके बारे में बता रही थी। हाँ इंटरव्यू में पूछा गया मुझसे, इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया जब, तो क्रॉस क्वेश्चन चल रहे थे। अचानक एग्जामिनर ने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो कि जो आपके टेम्पर का वो करते हैं। कई बार होता है ना कि वो जांचना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में ये ज्यादा उग्र तो नहीं हो जाते या उटपटांग तो कुछ नहीं बोलते। 5 लोग बैठे रहते हैं और काफी सीरियस, जैसे मेरा तो जिस बोर्ड में इंटरव्यू था वो काफी सीरियस थे बोर्ड, तो जब उनसे पूछा तो वो हर चीज देखते हैं। तो क्रॉस क्वेश्चन में कई बार वो बोलते झिझिलाने वाले क्वेश्चन, तो उस समय शांत हो, आपका अपना बेसिक नेचर सामने आएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि ये भी आप, क्योंकि जिसकी तैयारी कर रहे हैं आपका इंटरव्यू में पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको झुंझलाहट होती है, ऐसी स्थिति में आप कैसे डील करते हो ये बहुत जरूरी होता है। अब वो इससे आपको जांच लेते हैं। खैर वापस आते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो आपने देखा कि एक डिफरेंस तो ये था कोशिका भित्ति का, एक डिफरेंस था कारक का ही मैंने बताया आपको, वही वैक्यूल यानी कि इसको हम बोलते हैं रिक्तिका। तो रिक्तिका जो होती है वो पादप कोशिका में ज्यादा बड़े भाग को लेती है, जबकि वहां कम भाग को ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो था इससे संबंधित कि पादप कोशिका और उसमें क्या डिफरेंस है। तो सेंट्रियोल यानी कि कोशिका की जो है वो अनुपस्थित होती है, जबकि इसमें उपस्थित होती है जंतु कोशिका में। ठीक है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अलावा एनिमल सेल की बात करें तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वो ये है क्या कि ये सुपोषी होती हैं। ठीक है, ये सुपोषी होती हैं जबकि ये परपोषी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सुपोषी और परपोषी। स्वपोषी जो अपना पोषण खुद करता है, अपने लिए भोजन खुद बनाता है। तो सुपोषी में पादप में हरा रंग होता है ना, ये हरा रंग होता है एक लवक, लवक के कारण, हाँ पिगमेंट आ गया याद, पिगमेंट कल याद कर रही थी, लवक बोलते हैं। तो लवक होते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लवक है, ठीक है, पिगमेंट। इन लवक के कारण, पिगमेंट के कारण, क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। तो इस क्लोरोफिल की प्रेजेंट में एक पादप है ना, क्लोरो, सूर्य प्रकाश नाम नहीं है, सूर्य के प्रकाश की बात हो रही है, और क्लोरोफिल, इसके प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में पादप अपना खाना स्वयं बनाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल होना चाहिए, और ये बनाता है जो भी पादप उत्पाद है, स्टार्च हो गया, मंड हो गया, स्टार्च हो गया, ठीक है, और CO2। पूरी रिएक्शन है, बताऊंगी आगे, रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पूरी केमिस्ट्री की, बस पता हो। तो CO2 सॉरी O2, CO2 भी रहती है इसी में, है ना, प्लस CO2 भी वो रिलीज होता है। और बाकी भी बताऊंगी मैं, अभी और भी चीजें आती हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पत्तियां जो होती हैं उसमें कौन सा आयन होता है, कौन सा मिनरल होता है। तो पत्तियों में मैग्नीशियम है ना, Mg+ आयन होता है, 2+ इसका आयन है, तो मैग्नीशियम होता है। और इसकी कमी से पत्तियां क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती हैं, पतझड़ में जो पत्तियां वो पीली पड़ जाती हैं। तो ये भी आता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी हम इस पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये भी कि आप साइड बाई साइड ऐड कर लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं कि पत्तियों में कौन सा मिनरल है। क्लोरोफिल सबको पता है, तो कुछ ऐसा पूछते हैं। और तो और कोशिकाओं में क्वेश्चन ऐसा भी आया है
कि पत्तियों में जो भोजन बनता है वो दिन में बनता है कि रात में, तो दोनों टाइम बनता है। लेकिन एक स्टोमेटा उसमें भी आएगा कि कौन सा ऐसा पार्ट है पत्तियों का जो दिन में भोजन बनाता है, कौन रात में, तो इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन ये पीसीएस में आए हैं। खैर, अभी हमें पता तो हो पहले कि ये होता क्या है, तभी तो हम बहुत डीप पढ़ेंगे, पर ज्यादा डीप भी नहीं पढ़ना, क्योंकि क्लोरोफिल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, तो केमिकल स्ट्रक्चर पे हमें नहीं जाना। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारा संपूर्ण शरीर, अगर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर, इन्हीं चीजों से बना है। वाटर भी हटा दो तो यहाँ इसको ले लो, मेन ये है। ठीक है, अगर हम इनको बोले चार तत्व और जल, जल तो ऐड कर लेते, इन चारों से सब कुछ मिलकर बना है। जैसे अगर हम बात करें सिर्फ यही तीनों को, तो C6H12O6 ग्लूकोज है जो हमारे जीवन के लिए इतना जरूरी है ना। वही NH2CO NH2 की बात करें तो ये यूरिया है। आप देख रहे हो उसमें क्या है, सिर्फ कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ और आ गया। हाँ, अल्कोहल ग्रुप, कुछ फिनॉल ग्रुप, ग्रुप्स होते हैं वो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, पर अगर हम बेसिक कहें तो चीजें तो यही है ना, यही तो है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन, एक ग्लूकोज यानी इन्हीं का कॉम्बिनेशन, कहीं 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस, इससे कॉम्बिनेशन से अलग अलग तत्व बन रहे हैं हमारे शरीर में। तो एक यूरिया है, वही NH, C और O से बना है। वही वाटर की बात करें तो H2O है ना, H2O वाटर है, जबकि OH हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इस सॉरी हाइड्रोक्साइड है। तो इस तरह से चीजें चेंज हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पे क्यों आई ये बात, इसलिए क्योंकि शरीर में जो चीजें होती हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन की वजह से होती हैं। और आगे आप देखेंगे कि यही चीज है जो अलग अलग पार्ट से यूज होती है, तो इनका पूरा प्रॉपर केमिकल फॉर्मूला होता है। प्रोटीन का भी अपना फॉर्मूला है, फैट का अपना फॉर्मूला है, यानी काफी डिटेल है। कार्बोहाइड्रेट में तो आप ये लगा लीजिए, पहले मोनो कार्बोहाइड्रेट, फिर डाई कार्बोहाइड्रेट, फिर ट्राई वो पॉली कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, सैक्रोज, सैकरीज, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है ना, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, और पूछा जाता है कि किसमें कौन सा है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ये भी होता है, इसको बैलेंस डाइट में। तो फिलहाल सुपोषी होते हैं क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। किस माध्यम से, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसके माध्यम से पादप अपना खाना स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, याद रखिएगा, कभी आपका लेक्चर लंबा भी हो सकता है, कभी शॉर्ट भी हो सकता है, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा वो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए चिंता मत कीजिएगा कि कभी 1 घंटे की क्लास है, कभी दो की, तो मतलब जरूरी जो होगा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आज जो टॉपिक रहा आपका, आपने देखा कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों में अंतर, दूसरा आपने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, तीसरा आपने उसमें राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक के बारे में पढ़ा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना के बारे में पढ़ा। वहीं आप देख रहे हैं दो कोशिकाओं में अंतर, कुछ बेसिक अंतर है, इनको पढ़ा। इसको डिटेल में हम एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनके फंक्शन यानी कार्य के बारे में पढ़ेंगे। वहीं आप देख रहे हैं कि सुपोषी है, एक तो हमने गति पढ़ी है ना, यानी कि अगर हम जीवन की प्रक्रियाओं की बात करें, लाइफ प्रोसेस, इसको लाइफ प्रोसेस की बात करें यानी जीवन प्रक्रिया की बात करें, तो जीवन प्रक्रिया में आपको ध्यान रखना है क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं जीवन में अगर जीवित है शरीर। तो हमने अभी गति पढ़ लिया। देखो, गति दो तरह से है, गति दो तरह से, एक तो चल के होती है एक जगह से, गति का मतलब एक तो गति है सिर्फ आगे बढ़ना, है ना, मूवमेंट होता है, एक चलना होता है। तो प्लांट्स जीवित हैं, है ना, हम कह रहे हैं प्लांट जीवित है लेकिन वो तो गति करते ही नहीं है, वो गति करते हैं, एक ही जगह पे रह के बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे उसको भी जब हम जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, विभाज्योतकी ऊतक, पादप के बढ़ने में, मोटे होने में और फैलने में, तीनों में विभाज्योतकी ऊतक का हाथ होता है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। खैर, तो गति हमने पढ़ ली, है ना। वही दूसरा अब हम पढ़ रहे हैं पोषण, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में हमने कहा, जो ये अभी तो डिफरेंस बता रही थी, लेकिन दो डिफरेंस हमने यहीं पे साथ साथ में कर लिए, है ना। इसको हम डिटेल में भी करते आगे, लेकिन आप साथ साथ में पढ़ चुके हैं तो समझ जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो पादप कोशिका होती है वो सुपोषी होती है।
स्वपोषी यानी अपना खाना स्वयं बनाती है। वहीं परपोषी होते हैं जंतु कोशिका, और जंतु कोशिका में परपोषी का मतलब होता है कई तरह से। एक परपोषी होता है, एक अंतर यह है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल तो पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट एक लवक है ना। क्लोरोप्लास्ट, जैसे हल्दी का रंग जेंथोफिल की वजह से पीला होता है, टमाटर का रंग लाइकोपीन की वजह से लाल होता है, फूलों का रंग चटकीला चटक एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, इनको मैं लिखा दूंगी, डोंट वरी। तो ये सब हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि रिक्तिका, रिक्तिका जो है या तो होती है, रिक्तिका या तो होती है या तो होती ही नहीं है, या तो होती है या होती है तो बहुत छोटी होती है, बस इतना बताया था, है ना, इसके बारे में बताया था। तो ये हो जाएगा आपका रिक्तिका से रिलेटेड, और ये इसके डिफरेंस से रिलेटेड। अब हम इसको एक वन बाय वन देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो एक दो तरह से चीजें आती हैं जो बहुत जरूरी प्रश्न आता है, तो उसको भी हम अभी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि टाइम है। तो देखिए यहाँ तक होपफुली समझ में आया होगा, है ना। तो आप क्लिक कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, ताकि आप थोड़ा बहुत जितना है इसको पढ़ लेना, फिर आगे पढ़ाऊंगी मैं। फिलहाल इतना देख लेते हैं पहले। हो गया। अब चलो आगे देखो, क्लियर कर देते। अब देखो आगे, मैंने कहा परपोषी, परपोषी पहले सुपोषी पढ़ रहे हैं ना, तो सुपोषी को देखो। सुपोषी न्यूट्रिशन दो तरह से होता है, सुपोषी न्यूट्रिशन भी दो तरह से होता है। एक अगर हम कहें तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, और एक होता है रसायन संश्लेषण देखना पड़ेगा, कीमोसिंथेसिस क्या है उसको भी देखना पड़ेगा। पर प्रकाश संश्लेषण क्या है देखिए, इसमें क्या प्रक्रिया होती है उसको ध्यान से देखिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे, आप जानते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो उसकी प्रोसेस क्या है, अगर आप इसका वो देखें तो 6CO2 प्लस H2O हमारी एटमॉस्फेयर में रहता ही है, तो 6H2O इक्वल टू होता है, क्या बनेगा, C6H12O6 और ऑक्सीजन बनेगी, तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा याद रखिएगा, कोई भी गैस है, एक ये 6O2 है, 6O2, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाई ऑक्साइड, ये तो पता ही है सबको, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट है, हो सकता है मंड हो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं ये है प्रकाश संश्लेषण की। यहाँ पे जो आप एरो देख रहे हो तो ये वही है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल, और नीचे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल, बस ये लिखना है। तो यहाँ सूर्य की प्रकाश लिख लेंगे और इधर क्लोरोफिल लिख लेंगे, और इससे बन जाता है आपका ये रिएक्शन जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो आपको मैं समझा चुकी हूँ। अब इम्पोर्टेंट है कीमोसिंथेसिस, तो उसको भी देखते हैं, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं उसको दिखाती हूँ आपको कि क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या चीजें हैं, जब ये हो जाता है तो इसको हटा देते हैं, और अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस जैसा कि इसका नाम ही है, तो इसमें हम देखेंगे केमिकल्स की किस तरह से केमिकल्स का काम होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण,
ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों जरूरी है? देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जरूरी है। कीमोसिंथेसिस का मतलब जो होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना। ठीक है, अब कैसे करता है नाइट्रोजन को फिक्स? कैसे करता है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, ध्यान से। ये एक प्लांट होता है ना, प्लांट में पत्तियां हैं, सब ठीक है, पूरी पत्तियां प्लांट में सब होगा। ये इसका लैंड है, मिट्टी है। अब देखो होता क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसमें क्या होता है कि एक तो ये जो प्लांट होते हैं इनको लेग्यूम कहते हैं। लेग्यूम, लेग्यूम का मतलब होता है दालों वाले प्लांट, दालें, या इनको हम बोलेंगे इनको हम क्या बोलेंगे, दालों वाले प्लांट को लेग्यूम्स क्या होती है, दालें होती है ना। तो लेग्यूम्स को वैसे ध्यान ही रखिए, दालें या जो फलीदार, हाँ फलीदार बोलेंगे ना, नहीं फलीदार जो पौधे होते हैं ये स्पेशली उनके लिए होता है, ध्यान रखना, फलीदार। अब जब हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में तो आपने देखा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये है C6H12O6, नाइट्रोजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब बात कर रहे हैं ऐसे पौधों की जिनमें प्रोटीन होता है, तो ऐसे पौधों में नाइट्रोजन होगा ही होगा। तो एक तो यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात हो रही है, तो एक तो नाइट्रोजन होगा ही होगा। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन ही होगा। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, ध्यान से। तो ये फलीदार वृक्ष पौधे हैं, फलियां जितनी भी, चाहे वो सेम हो, बीन्स हो, चाहे राजमा हो, या जितनी भी दालें हैं वो फली में होती है, तो पेड़ में नहीं होती कि एक पेड़ में यहाँ पे एक अरहर है, दूसरी अरहर है, ऐसे नहीं है, है ना। फलियां होती है, उसके अंदर दाने होते हैं, उनसे दालें निकलती हैं, तो फलीदार होती है। तो दालें जो होती हैं इनमें प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है इन दालों में, प्रोटीन, ध्यान रखिएगा। तो अब दालों में होता है प्रोटीन, प्रोटीन में ये सब चीजें आएंगी। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन फिर से क्या है, देख लो फिर से। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इन्हीं में होता है, फलीदार पौधों में। क्यों? क्योंकि उनको प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन पृथ्वी में नहीं है। कई बार एनपीके, मेन खाद क्या होती है, नाइट्रोजन, एनपीके, ये महत्वपूर्ण खाद होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस या फॉस्फेट, फास्फोरस ही लिख लो, है ना, फास्फोरस और पोटास, ये महत्वपूर्ण खाद होती है, एनपीके, है ना। तो खाद के लिए कई बार हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ध्यान रखिएगा, कई चीजें जो रिच है हमारी लैंड में, लेकिन जैसे नाइट्रोजन हो गई या कुछ है, यूरिया से क्या मिलता है, नाइट्रोजन ही तो मिलता है, यूरिया बहुत जरूरी है। तो इस तरह से पौधों के लिए, उनके उगने के लिए, उनके बढ़ने के लिए खाद जरूरी है। तो ये सब है, लास्ट यही टॉपिक है आज का, इसलिए ध्यान से पढ़ना। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है कि फलीदार जो पौधे होते हैं जिनमें प्रोटीन होता है, इनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अब पौधे में, मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है तो होता क्या है, देखो इनकी जड़ों में ये जगह होती है जहां पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है इनको राइजोबियम, और भी बैक्टीरिया, लेकिन राइजोबियम मेन है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये जो राइजोबियम है ये पौधों की जड़ों में होते हैं। और होता क्या है कि वायुमंडल में सबसे अधिक, आप जानते हैं, नाइट्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन है, कितने प्रतिशत है,
78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में, ठीक है। फिर ऑक्सीजन है 21%, है ना। फिर O2 है 21%। लेकिन बात आ रही है नाइट्रोजन की। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन कई बार क्या होता है कि थंडर होता है, यानी कि बारिश होती है ना, बिजली कड़कती है। तो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो क्या होती है, किसी न किसी माध्यम से किसी रूप में वो पृथ्वी तक पहुंचती है। दूसरा, ये इसकी नाइट्रोजन को ट्रेस करते हैं, कौन, राइजोबियम। ये ट्रेस यानी कि ये नाइट्रोजन को लेते हैं, इसके बदले में प्लांट से इन्हें भोजन मिलता है। तो ये जो है ये सहजीवी की भूमिका में होते हैं, ये एक दूसरे के लिए सहजीवी की भूमिका होती है, ठीक है, एक दूसरे के लिए सहजीवी होते हैं। तो ध्यान रखना, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी में ट्रेस करके पौधों तक पहुंचाते हैं, जिससे पौधा अपना फल उत्पाद दे पाता है, ठीक है, ये फल उत्पाद दे पाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यही नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम के अलावा स्यूडोमोनास भी है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। स्यूडोमोनास वो भी ऐसा ही काम करता है। स्यूडोमोनास ये दो तरह के बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया ये हो गए, और ये इसी को कहते हैं कीमोसिंथेसिस। यानी पादप दो तरह से अपना भोजन बनाता है, एक तो इस माध्यम से और एक इस माध्यम से। तो सुपोषी पोषण में दो माध्यम आपने पढ़ लिए, ज्यादातर यही पूछा जाता है। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि पत्तियों पे मैग्नीशियम आयन यानी 2+ आयन जो है वो रहता है, मैग्नीशियम 2+ आयन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा, कई बच्चों को समझ में आया। हाँ जी, समझ में आ रहा है, कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट्स हैं तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। या तेज तो नहीं हो रहा है? सभी बच्चे बताओ, आप भी ऑनलाइन बच्चे, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है? आशीष जी, आपसा, महेंद्र प्रसाद जी, आप थोड़ा बहुत आ रहा मैम, क्योंकि एक्चुअली में हमारा बैकग्राउंड साइंस का नहीं है ना, थोड़ा बहुत आ रहा है। चलो कोई नहीं, बार बार रिपीट होता रहेगा, अभी फिर से आपको मिलेगा तो हो जाएगा। हाँ जी, आपसा आपको आ रहा है? यस मैम। आशीष जी, महेश जी, बस आ रहा है ना। तो ये चीज है, बाकी कुछ चीजें इनको ध्यान रखेगा, ये एग्जाम में आए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बहुत क्वेश्चन यहाँ से आए हुए रहते हैं, ठीक है। बाकी मैं बार बार बताती रहूंगी, डोंट वरी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।